आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी बायोलॉजी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण हैं? या इसी प्रश्न को दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है, जैसे मानव जनसंख्या की वृद्धि के कौन कौन से कारण हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के कई सारे कारण होते हैं। चलिए कुछ प्रमुख कारणों को हम लोग जान लेते हैं। तो पहला कारण है बाल विवाह या चाइल्ड मैरिज, मतलब कम आयु में विवाह। तो अनेक राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि में बाल विवाह का प्रचलन है और बाल विवाह जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि देश की जो अशिक्षित, अनपढ़ और रूढ़िवादी परिवार हैं, इन परिवारों में लोग कम आयु में ही विवाह कर देते हैं, कम उम्र में ही विवाह कर देते हैं और कम आयु में विवाह होने से बच्चे जल्दी जल्दी और अधिक पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जनसंख्या में वृद्धि होती है। फिर दूसरा है निरक्षरता। निरक्षरता का मतलब होता है अशिक्षा। आज भी भारतवर्ष में काफ़ी लोग अशिक्षित हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। अशिक्षा के कारण व्यक्ति परिवार नियोजन का महत्व नहीं समझते हैं और संतान नियंत्रण का कोई प्रयास नहीं करते हैं। इसीलिए अज्ञानवश अनवरत संतानोत्पत्ति होती ही रहती है। कहने का मतलब ये हुआ कि लोग शिक्षित नहीं हैं या कह लीजिए कि पढ़े लिखे नहीं हैं। तो अशिक्षित होने के कारण लोग परिवार नियोजन और छोटे परिवार के महत्व को समझते ही नहीं हैं। यानी उनको पता ही नहीं है कि परिवार को कैसे कम रखा जाए और कम रखने से क्या क्या लाभ हैं। और जब ये पता नहीं है तो ऐसे ही संतानोत्पत्ति होती जाती है और जनसंख्या की वृद्धि होती रहती है। फिर अगला है पुत्र का महत्व या इम्पोर्टेंस ऑफ सन, या इसी को हम लिख सकते हैं कि सामाजिक रीति रिवाज। अगर परिवार में लड़कियां हों तो लड़के की आशा में परिवार में वृद्धि होती जाती है। लड़कियां हैं तो हमारे एक लड़का हो जाए, लड़का हो जाए, इसकी वजह से वृद्धि होती रहती है जनसंख्या की। और भारतीय समाज में पुत्र का विशेष महत्व रखा गया है। हिंदू दर्शन के अनुसार पुत्र प्राप्ति से ही व्यक्ति पिता के ऋण से मुक्त हो सकता है। यानी हिंदुओं में क्या माना गया है कि अगर पुत्र नहीं प्राप्त होगा तो व्यक्ति जो है पिता के ऋण से मुक्त नहीं होगा। यह भी मानता है कि पुत्र ही वंश का नाम चलाता है। लोग कहते हैं, जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो पुरानी परंपराओं को मानते हैं, वो क्या कहते हैं कि पुत्र ही वंश चलाएगा, तो पुत्र होना जरूरी है। अतः पुत्र प्राप्त की लालसा या पुत्र प्राप्त की कामना पर लोग अनचाही ही अनेक संतानों को जन्म देते हैं। यानी वो ना चाहकर भी अनेक संतानों को जन्म देते रहते हैं। इस तरह से जनसंख्या वृद्धि होती रहती है। यानी बेटे की चाह में, जो लड़के की चाह में परिवार में बच्चों की संख्या बढ़ती ही जाती है। इस तरह से जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है। फिर नेक्स्ट है मृत्यु दर में निरंतर कमी। अकाल, महामारी, कुपोषण, भूखमरी से अब अकाल मृत्यु बहुत कम हो गई। पहले क्या था, भूखमरी आ जाती थी, महामारी होती थी, कुपोषण हो जाते थे, लोग ज़्यादा मरते थे। लेकिन अब ये सब बंद हो गया है या बहुत कम हो गया है। उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं के कारण नवजात शिशुओं की मृत्यु में भारी गिरावट आई है। चूँकि अच्छी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, स्वास्थ्य लाभ मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो नवजात शिशु हैं उनकी मृत्यु दर में गिरावट आई है और जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे भारतवर्ष में चिकित्सा सुविधा की बढ़ोतरी से मृत्यु दर में कमी हुई है। यानी आदमी तनिक भी बीमार होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाता है सुविधा लेने के लिए। इसी कारण लोग कम मर रहे हैं और जनसंख्या वृद्धि होती चली जा रही है। फिर नेक्स्ट है गरीबी, पुअर्टी। तो गरीबी के कारण लोग सोचते हैं कि जितने बच्चे होंगे सभी कमा कर लाएंगे और हमारी गरीबी दूर होगी। गरीबी के कारण लोग क्या सोचते हैं कि जितने अधिक बच्चे होंगे कमा कर लाएंगे और हमारी गरीबी दूर होगी। और साथ ही साथ गरीबी या निम्न जीवन स्तर के व्यक्तियों में मनोरंजन के साधनों के अभाव के कारण केवल यौन सुख ही एकमात्र साधन ऐसा रह जाता है, जिससे जनसंख्या वृद्धि होती चली जा रही है। यानी गरीब हैं तो उनके पास कोई भी मनोरंजन का साधन भी नहीं है, जिसके कारण उनका मनोरंजन क्या होता है, केवल यौन सुख होता है, जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि होती चली जा रही है। फिर अगला है संयुक्त परिवार प्रणाली, यानी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। मतलब जब पूरा परिवार एक ही घर में रहता है तो संयुक्त परिवार प्रणाली में जनसंख्या वृद्धि एक प्रमुख कारण है। और संयुक्त परिवार में माता पिता, बच्चे, दादा दादी सभी रहते हैं
और बच्चे को बोझ नहीं समझते हैं। वो लोग क्या करते हैं, बच्चे को बोझ नहीं समझते हैं। संयुक्त परिवार में सभी खर्च संयुक्त कोष से होते हैं और खर्च जो है वो संयुक्त जो कोष है वहाँ से होते रहते हैं। वह समझते हैं कि जहाँ इतने बच्चे खाना खा रहे हैं, एक तो बच्चे और खाना खा लेंगे और जी लेंगे और हो जाएंगे, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उनकी यह सोच जनसंख्या वृद्धि में सहायक है। इस तरह से जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। फिर नेक्स्ट है अंधविश्वास। अंधविश्वास में क्या है, भारतीय समाज एक रूढ़िवादी समाज है। अंधविश्वास के कारण ही बच्चों को भगवान एवं खुदा की देन माना जाता है। अंधविश्वास इतना है कि अंधविश्वास के कारण बच्चों को भगवान या खुदा की देन माना जाता है। अधिक बच्चों वाले माता पिता को अधिक भाग्यशाली माना जाता है, जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि होती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही। आप लोग को बता दें कि यदि आप लोग जनसंख्या पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं, इसके कारण क्या है, विस्फोट क्या है, विधियाँ क्या है, नियंत्रण क्या है, तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है। आप लोग जाकर के फुल जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अंधविश्वास के कारण भी जनसंख्या वृद्धि होती चली जा रही है, क्योंकि माता पिता उनको भाग्यशाली समझते हैं कि बहुत ही भाग्यशाली हैं, लड़के बच्चे और हो जाएं, जिसके ज़्यादा होंगे वो अधिक भाग्यशाली है। इस कारण से जनसंख्या में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कम आयु में लैंगिक परिपक्वता। तो भारत की जलवायु गर्म है, जो जननांगों तथा संबंधित अंगों को शीघ्र लैंगिक रूप से परिपक्व बनाकर संतानोत्पत्ति योग्य बना देती है। यानी जननांगों का विकास बहुत ही जल्दी हो जाता है, लैंगिक अंगों का विकास बहुत ही जल्दी हो जाता है, जिससे संतानोत्पत्ति के योग्य बन जाते हैं और इसके कारण भी जनसंख्या में वृद्धि होती चली जा रही है। और फिर नेक्स्ट है विवाह की अनिवार्यता। यानी विवाह जरूर होना चाहिए, शादी ब्याह जरूर होना चाहिए, मैरिज जरूर होनी चाहिए। तो ये भी एक प्रमुख कारण है। हिंदुओं में विवाह एक अनिवार्य धार्मिक संस्कार माना जाता है और हिंदू परिवार में ऐसी मान्यता है कि विवाह करने के पश्चात ही स्त्री और पुरुष पूर्ण बनते हैं। यानी ये माना जाता है कि जब विवाह दोनों का हो जाता है तभी वे पूर्ण बनते हैं और जनसंख्या वृद्धि में सहायता प्रदान करते हैं। इस तरह से जनसंख्या वृद्धि होती चली जाती है। चलिए अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है बांध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। तो ऐसे दंपति जो प्राथमिक अथवा द्वितीयक बाध्यता के फलस्वरूप संतान प्राप्त नहीं कर पाते हैं, संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, उनके लिए आज विज्ञान के माध्यम से अनेक तकनीक विकसित की गई हैं, जिन्हें सहायक जनन प्रौद्योगिकियां कहा जाता है या ART संक्षिप्त रूप में कहते हैं, या अगर फुल फॉर्म में कहा जाए तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक बोला जाता है। तो इसके लिए विशेष सेवाएं जैसे पात्रे निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या शॉर्टकट में कहें तो IVF, इस विधि में शरीर के बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियां पैदा करके निषेचन या फर्टिलाइजेशन करते हैं और इसकी कई सारी विधियां हैं। तो पहली विधि है परख नली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बीबी। तो इस पर अगर वीडियो देखना चाहते हैं मेरे चैनल में अपलोडेड है, फुल वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। फिर भी हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। तो कुछ स्त्री संतानों को सामान्य रूप से पैदा नहीं कर पाती हैं, यानी सामान्य रूप से जनरल रूप से जैसे बच्चे पैदा होते हैं उस तरह से वो पैदा नहीं कर पाती हैं। तो विस्तृत चिकित्सीय परीक्षणों से ज्ञात होता है, यानी जब जाँच करवाया जाता है तो जाँच करवाने से पता चलता है कि ऐसी स्त्री के अंडाशय तथा गर्भाशय तो सामान्य हैं, यानी जो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं उनके अंडाशय या कह लीजिए ओवरीज और गर्भाशय यानी यूट्रस ये दोनों सामान्य हैं, लेकिन इनकी जो अंडवाहिनियां हैं, जो ओविडक्ट्स हैं, ये असामान्य हैं, वो सामान्य नहीं हैं। तो प्रयोगशाला में यदि इन स्त्रियों के अंडाणु निकाल कर उनके पति या अन्य पुरुष के शुक्राणुओं द्वारा निषेचन कराया जाए तो युग्मनज निर्मित होता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी स्त्री जो बच्चे पैदा नहीं कर पा रही हैं तो उनके अंडाशय और गर्भाशय तो सामान्य है, परीक्षण किया गया, परीक्षण करने से क्या ज्ञात हुआ कि उनका अंडाशय और गर्भाशय सामान्य है, बिल्कुल सही है, लेकिन उनकी जो अंडवाहिनियां हैं वो असामान्य हैं, ओविडक्ट जो है वो असामान्य है, सामान्य नहीं है, ये कह लीजिए खराब हो चुकी है। तो प्रयोगशाला में यदि इन स्त्रियों के अंडाणु निकाल कर उनके पति या अन्य पुरुष के शुक्राणु द्वारा निषेचन कराया जाए तो युग्मनज का निर्माण हो जाता है या जायगोट बन जाता है
और भ्रूणीय विकास प्रारंभ हो जाता है। यदि भ्रूण को इस अवस्था में स्त्री के गर्भाशय की दीवार पर आरोपित किया जाए या आरोपित कर दिया जाए तो सामान्य रूप से विकसित शिशु प्राप्त हो जाता है। इसे ही परख नली शिशु कहा जाता है। यानी क्या किया गया कि जो अंडे निकाले गए थे वो उसके पति के शुक्राणु से या किसी डोनर पुरुष से शुक्राणु ले लिया गया और निषेचन करा दिया गया। विशेष परिस्थितियों में निषेचन कराया गया, जायगोट बन गया। अब जब भ्रूण का विकास प्रारंभ हो गया तो उस भ्रूण की अवस्था को स्त्री के गर्भाशय में स्थापित कर दिया गया, आरोपित कर दिया गया। आरोपित करने पर क्या होगा कि सामान्य रूप से वो शिशु विकसित हो जाता है और इस तरह से परख नली शिशु बन जाता है या टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण हो जाता है। तो एक तो विधि ये हुई। फिर दूसरी है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत अंतःडिंब वाहिनी स्थानांतरण या ZIFT यानी जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 8 ब्लास्टोमेयर तक के भ्रूण को स्त्री की फैलोपियन नलिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है जहां इसका भ्रूणीय विकास प्रारंभ हो जाता है। 8 कहा गया है ब्लास्टोमेयर तक के भ्रूण के विकास को, और यह है क्या, ZIFT। तो कुल मिलाकर के ZIFT में क्या होगा कि भ्रूण को 8 कोशिका अवस्था में फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करते हैं। सारी प्रक्रिया बिल्कुल वैसे ही की जाती है जैसे मैंने परख नली शिशु में बताया था, लेकिन इसमें जब भ्रूण 8 कोशिका में बन जाता है, 8 कोशिका अवस्था में हो जाता है, तब उसको फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अगली विधि है IUT यानी इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत 8 ब्लास्टोमेयर से अधिक के भ्रूण को भ्रूणी परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि IUT यानी इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर के अंतर्गत भ्रूण को 32 कोशिका अवस्था पर स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं जब वो 32 कोशिका का बन जाता है, और सारी प्रक्रिया बिल्कुल वैसे ही होती है। फिर अगला है युग्मक अंतःडिंब वाहिनी स्थानांतरण यानी गिफ्ट यानी GIFT गैमीट्स इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो इस विधि में किसी दाता स्त्री या डोनर ओमेन से अंडाणु को उस स्त्री के फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। जो स्त्री अंडाणु या ओवा निर्माण में सक्षम नहीं है, यानी कोई ऐसी स्त्री है जो अंडे नहीं बना पा रही है, तो क्या किया जाता है, किसी डोनर स्त्री से अंडे ले लिए जाते हैं और अंडे लेने के बाद क्या किया जाता है कि उसको फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। लेकिन अंडाणु का निषेचन उसके अपने पति के वीर्य, जो उसका पति है उसके वीर्य के शुक्राणुओं द्वारा करवा दिया जाता है, या भ्रूणीय विकास उस स्त्री के शरीर में ही सुचारू रूप से कर दिया जाता है। तो इस तरह से गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर यानी गिफ्ट के अंतर्गत क्या होगा कि कोई बांध स्त्री है, बांध स्त्री के अंडे व पुरुष के शुक्राणुओं को एक साथ किसी अन्य सामान्य स्त्री की फैलोपियन नलिका में पहुंचाया जाता है जहां अंडे के निषेचन के बाद भ्रूण का विकास हो जाता है। तो ये हो जाएगा गिफ्ट। फिर है गर्भाशय वीर्यसेचन। इसके अंतर्गत क्या होगा, यानी IUI। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन। इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन। तो किसी पुरुष के वीर्य में यदि शुक्राणुओं की संख्या कम है, जो पुरुष है उसके वीर्य में शुक्राणु कम है, स्पर्म कम है, तो पुरुष का वीर्य निकालकर प्रयोगशाला में इसमें से शुक्राणु पृथक कर लिए जाते हैं, शुक्राणु अलग कर लिए जाते हैं, स्पर्म को अलग कर लिया जाता है, और इन शुक्राणुओं का संसाधन या प्रोसेसिंग करने के बाद महीन कैथेटर द्वारा स्त्री के गर्भाशय में उस समय पहुंचाया जाता है जब स्त्री के अंडाशय में अंडाणु अंडोत्सर्ग के लिए तैयार हों। यानी कब पहुंचाते हैं, जब अंडा निकलने के लिए तैयार होता है, ओवल्यूशन होता है, उस समय पहुंचाया जाता है। तो इस क्रिया को IUI बोला जाता है। तो इस तरह से कुछ मैंने ऐसी विधियां बताई हैं जो सहायक जनन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आती हैं, यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के अंतर्गत आती हैं, या कह लीजिए कि ART के अंतर्गत आती हैं। और ये वह विधियां हैं जो बांध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता प्रदान करती हैं। तो इस तरह से मैंने 2 क्वेश्चन बताए, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अच्छी तरह से इनको पढ़ लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।